दिसंबर 2025 दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही थी और ठीक उसी वक्त दिल्ली में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसमें जियोपॉलिटिक्स के सारे समीकरण बदलने की ताकत थी। पुतिन और मोदी की इस बैठक के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज इसके हर पहलू को करीब से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ दो नेताओं की एक आम मुलाकात नहीं थी। ये अमेरिकी प्रतिबंधों को सीधी चुनौती थी, यूक्रेन युद्ध के बीच उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था और दुनिया में एक नए पावर बैलेंस का साफ साफ इशारा था। पर सवाल ये है कि भारत ने आखिर इतना बड़ा जोखिम उठाया क्यों और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर हुआ? तो चलिए इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस एक मुलाकात ने दुनिया भर में हलचल क्यों मचा दी। फिर भारत को इससे क्या बड़े फायदे हुए, इसका विश्लेषण करेंगे। इसके बाद उस मुश्किल कूटनीतिक रस्साकशी पर नजर डालेंगे जिसमें भारत फंसा हुआ था। हम ये भी देखेंगे कि ये दोस्ती दुनिया के नक्शे को कैसे बदल रही है और आखिर में इस नई दुनिया की कीमत क्या है, इसका हिसाब लगाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या था इस मुलाकात में जिसने दुनिया भर के थिंक टैंक्स और सरकारों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया? जवाब एक शब्द में छिपा है, ऑटोनॉमी, यानी अपनी आज़ादी। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त पर हुई जब दुनिया के देशों पर किसी एक तरफ खड़े होने का भारी दबाव था। इस पूरी कहानी के सेंटर में है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखना, भले ही इससे कोई सुपर पावर खुश हो या ना हो। और यही भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र बन गया है, जो उसे किसी के दबाव में आए बिना अपने फैसले लेने की आज़ादी देता है। तो भारत ने इस साहसिक कदम से आखिर हासिल क्या किया? इसका जवाब है एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस में मजबूती और तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी। चलिए इन फायदों पर जरा और गौर करते हैं। सबसे बड़ा और सीधा फायदा मिला एनर्जी सेक्टर में। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देश रूसी तेल पर बैन लगा रहे थे, भारत ने इसमें एक मौका देखा। नतीजा, सिर्फ 4 सालों में रूसी तेल का इंपोर्ट 2% से बढ़कर सीधे 40% पर पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा जंप था। अब ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था। सस्ते तेल का सीधा मतलब था देश के एनर्जी बिल पर अरबों डॉलर की बचत। ये वो पैसा था जिसे सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों को बनाने में लगाया जा सकता था। मतलब ये कि इससे देश के विकास को सीधी रफ्तार मिल रही थी। एनर्जी के साथ साथ भारत की रक्षा की दीवार भी और मजबूत हुई। रूस के साथ इस दोस्ती ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी तेज कर दी, जो भारत को हवाई हमलों से बचाने वाला एक मजबूत कवच है। साथ ही Su-30 MKI फाइटर जेट्स के अपग्रेड का रास्ता भी खुला, जो चीन के साथ नाजुक सीमा पर एक निर्णायक रणनीतिक संतुलन बनाने के लिए बेहद जरूरी है। और ये दोस्ती सिर्फ तेल और हथियारों तक ही नहीं रुकी, आर्थिक मोर्चे पर भी एक जबरदस्त उछाल आया। दोनों देशों के बीच व्यापार सिर्फ 5 सालों में $8.1 बिलियन से बढ़कर लगभग $69 बिलियन हो गया। सोचिए, ये लगभग 8 गुना की बढ़ोतरी है। और टारगेट यही नहीं रुकता, लक्ष्य है 2030 तक इसे $100 बिलियन तक पहुंचाना। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस दोस्ती की एक कीमत थी और भारत को इसे एक बहुत ही खतरनाक डिप्लोमेटिक रस्साकशी के तौर पर चुकाना पड़ रहा था। एक तरफ फायदे थे तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों से रिश्ते बिगड़ने का बड़ा खतरा मंडरा रहा था। ये तस्वीर भारत की दुविधा को बिल्कुल साफ कर देती है। एक पड़ले में रूस के साथ $68.7 बिलियन का बढ़ता व्यापार था, तो दूसरे पड़ले में अमेरिका के साथ $120 बिलियन का विशाल व्यापार, जिस पर प्रतिबंधों की तलवार लटक रही थी। ये वाकई एक बहुत ही नाजुक संतुलन था। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। अमेरिकी प्रशासन ने भारत से आने वाले सामान, खासकर टेक्सटाइल और आईटी सर्विसेज पर 50% तक के भारी टैरिफ लगाने की बात कही थी। इसका सीधा सीधा मतलब था भारतीय अर्थव्यवस्था को 20 से 30 अरब डॉलर का बड़ा झटका, एक ऐसा नुकसान जिसे कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। आर्थिक दबाव के अलावा डिप्लोमैटिक मंच पर भी भारत पर दबाव बढ़ रहा था। यूरोप की 3 बड़ी ताकतों फ्रांस, जर्मनी और यूके के राजदूतों ने मिलकर एक बयान जारी किया कि रूस शांति को लेकर गंभीर नहीं है। ये भारत के लिए एक सीधा और साफ संदेश था कि उसकी इस दोस्ती को पश्चिम में अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा है।
लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। दिल्ली और मॉस्को के बीच ये जो नज़दीकी बढ़ रही थी, वो असल में पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को ही दोबारा लिख रही थी। चलिए देखते हैं कि इसका ग्लोबल सिस्टम पर क्या असर पड़ रहा था। ये मुलाकात मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय विश्व के बनने का एक और बड़ा सबूत थी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जिसका रिमोट कंट्रोल किसी एक या दो सुपर पावर के हाथ में नहीं है, बल्कि जिसमें दिल्ली, मॉस्को, ब्राजीलिया और प्रिटोरिया जैसे कई पावर सेंटर्स हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां नियम सिर्फ वॉशिंगटन या बीजिंग में तय नहीं होते। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसके पीछे ठोस आर्थिक सच्चाई है। ब्रिक्स देशों का ग्रुप आज ग्लोबल जीडीपी का 35% हिस्सा कंट्रोल करता है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ G7 जैसे पारंपरिक पश्चिमी ग्रुप्स का आर्थिक दबदबा लगातार कम हो रहा है। साफ है कि पावर का बैलेंस बदल रहा है। इस नई दोस्ती का असर एक लहर की तरह पूरी दुनिया में महसूस किया गया। इसने रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों को काफी हद तक बेअसर कर दिया, जिससे मॉस्को को एक आर्थिक लाइफलाइन मिल गई। इसने दुनिया में डॉलर पर निर्भरता कम करने की प्रक्रिया, जिसे डी-डॉलराइजेशन कहते हैं, उसे भी तेज कर दिया। लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी था। इसने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के और लंबा खिंचने की आशंका को भी बढ़ा दिया। तो आखिर में सवाल यही उठता है, इस नई दुनिया की कीमत क्या है? क्योंकि ये बदलाव एक दो-धारी तलवार की तरह है, जिसमें मौके हैं तो बहुत बड़े खतरे भी छिपे हैं। जैसा कि हडसन इंस्टीट्यूट की एक्सपर्ट अपर्णा पांडे कहती हैं, भारत इस वक्त सबसे मुश्किल भू-राजनीतिक माहौल में है। इसका मतलब ये है कि भारत एक ऐसे शतरंज के खेल के बीच में है जहां हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी होगी, क्योंकि एक गलत कदम भी बहुत भारी पड़ सकता है। और ये तस्वीर इस पूरी कहानी का निचोड़ है। भारत के लिए ये अपनी विदेश नीति को आज़ादी से चलाने का एक तोहफा था, लेकिन इसकी कीमत पश्चिमी देशों के साथ टकराव के रूप में चुकानी पड़ सकती थी। और दुनिया के लिए ये एक ज़्यादा बैलेंस्ड मल्टीपोलर सिस्टम का सपना था, लेकिन इसके साथ एक ज़्यादा अस्थिर और अनप्रिडिक्टेबल भविष्य का डर भी जुड़ा था। तो आखिरी सवाल यही है, भारत इस पतली रस्सी पर आगे कैसे चलेगा? क्या वो संतुलन साधने की कला में महारत हासिल कर पाएगा, या फिर टकराव की ओर धकेल दिया जाएगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि 21वीं सदी की पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स का भविष्य तय करेगा।